नमस्कार दोस्तों आज आपको इजराइल और अमेरिका के बीच जैसी गहरी दोस्ती देखने को मिलती है, ऐसी ही कभी ईरान और अमेरिका के बीच भी हुआ करती थी। लेकिन आज ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों देशों के बीच में आज युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम विश्व के नक्शे को समझ लेते हैं कि विश्व के मानचित्र पर ये तीनों देश कहाँ पर स्थित हैं। यूएसए यानी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक शक्तिशाली देश। दूसरा है ईरान, जो पश्चिमी एशिया का एक शक्तिशाली देश है, जिसके पास तेल और गैस के विशाल भंडार स्थित हैं। और तीसरा देश इजराइल, यह भी पश्चिमी एशिया के अंदर स्थित है, जो विश्व की राजनीति के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इजराइल के पुराने समय से ही अमेरिका के साथ में गहरी दोस्ती और गहरे संबंध रहे हैं। ईरान की भौगोलिक स्थिति तो ऐसी जगह पर है जहाँ से विश्व की संपूर्ण ऊर्जा की राजनीति प्रभावित होती है, क्योंकि ईरान के पास ही फारस की खाड़ी और होर्मुज जल डमरू मध्य स्थित है। इसकी वजह से ईरान क्षेत्रीय राजनीति के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व राजनीति के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच के संबंधों की कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सन 1901 में। 1901 में ईरान के अंदर कजार वंश का शासन था। वहाँ पर कजार वंश के राजा मुजफ्फरुद्दीन शाह शासन कर रहे थे और राजाशाही शासन उस समय पर चलता था। उस समय ईरान आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर था। राज्य के पास में न तो पर्याप्त धन था न ही संसाधन थे। ऐसी कंडीशन होने के साथ साथ ही वहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम मुजफ्फरुद्दीन शाह कजार था, उन्हें भी विदेश घूमने का बड़ा शौक था। अय्याश प्रवृत्ति के थे, अत्यधिक मात्रा में बेवजह ही धन खर्च करते थे। ऐसी कंडीशन की वजह से ईरान देश कंगाली की स्थिति पर पहुंच गया था। और यहीं पर 1901 में सबसे पहले इस राजा का संपर्क होता है एक ब्रिटेन के व्यापारी, जिसका नाम था विलियम नॉक्स डार्सी। ये एक बहुत बड़ा व्यापारी था, निवेशक था। ये जगह जगह पर उद्योग धंधों के अंदर अपना पैसा लगाता था। तो विलियम नॉक्स डार्सी और ईरान के राजा के मध्य एक समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार विलियम नॉक्स डार्सी ईरान के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के अंदर तेल की खोज करेगा और तेल मिलने के बाद में तेल पर पूरा अधिकार विलियम नॉक्स डार्सी का ही रहेगा और उसके बाद में उसे बेचेगा। और बेचने के बाद जो प्रॉफिट डार्सी को होगा, उस प्रॉफिट का 16% भाग डार्सी को ईरान के राजा को देना पड़ेगा। और यह समझौता 60 वर्ष के लिए था, जो कि काफी लंबा समय होता है। 1901 में डार्सी ईरान के अंदर तेल निकालने के लिए सारे संसाधनों को लेकर आता है और तेल निकालने का प्रयास करता है। 3 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन 3 वर्ष तक ईरान में डार्सी को कहीं भी तेल नहीं मिलता। विलियम नॉक्स डार्सी पूरी तरह से कंगाल हो जाता है, उसका पूरा पैसा खत्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर वो दोबारा राजा के पास जाता है। फिर दोनों में जब सलाह मशवरा होने के बाद में ये तय किया जाता है कि किसी ऑयल कंपनी को साझेदार बनाया जाए और उसके बाद में फिर दोबारा से तेल की खोज की जाए। विलियम नॉक्स डार्सी यूरोप पहुंचता है। यूरोप जाकर उस समय की ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी तेल कंपनी थी, जिसका नाम था बुरमाह ऑयल कंपनी। विलियम नॉक्स डार्सी उससे संपर्क करता है और उसे इस प्रोजेक्ट के अंदर साझेदार बना लिया जाता है। और शर्त ये रखी जाती है कि अब इस प्रोजेक्ट पे पूरा खर्चा बुरमाह ऑयल कंपनी करेगी। फिर बुरमाह ऑयल कंपनी ईरान के अंदर तेल की खोज करती है। लगातार 5 वर्ष और प्रयास करने के बाद में 1908 के अंदर ईरान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर, दक्षिणी प्रदेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम था मस्जिद सुलेमान। वहाँ पर पहली बार तेल की प्राप्ति होती है, मतलब वहाँ से पहली बार तेल खोजा जाता है ईरान के अंदर। अब समझौते के अनुसार कंपनी अपने सारे संसाधनों को लाकर मस्जिद सुलेमान क्षेत्र के अंदर एक रिफाइनरी का निर्माण करती है और वहाँ से तेल का उत्पादन शुरू हो जाता है। तेल का असली नियंत्रण न तो राजा के पास होता है, न ही व्यापारी विलियम नॉक्स डार्सी के पास होता है। तेल का असली नियंत्रण होता है इस बुरमाह ऑयल कंपनी के पास। ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से ईरान से तेल निकालती है और पूरे तेल को यूरोप के अंदर बेचती है। और बेचने के बाद में जो भी प्रॉफिट होता है उसका 16% भाग ईरान को राजा को दे देती है। लेकिन इसे खरीदारी और बेचने में कोई भी पारदर्शिता नहीं थी। ईरान के राजा को कुछ पता नहीं था कि कंपनी कितने रुपए में तेल बेच रही है, किस भाव से तेल बेच रही है। जो कंपनी कह देती वही ईरान के राजा को मानना पड़ता था। और जो कंपनी ने कह दिया कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, उसी प्रॉफिट का 16% हिस्सा लेकर राजा को संतुष्ट होना पड़ता था। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी रख दिया जाता है। कुछ समय बाद इसका दोबारा से नाम बदला जाता है, फिर इसका नाम एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी रख दिया जाता है और यहीं से तेल का खेल शुरू होता है। दोस्तों, जब धीरे धीरे यूरोप के देशों में यहाँ से ईरान से तेल पहुँचने लगा तो ब्रिटिश सरकार को भी ईरान के अंदर इंटरेस्ट आने लगा। फिर ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी के अधिकतर शेयर खुद ही खरीद लिए, मतलब ईरान के तेल पर पूरी तरह से ब्रिटेन का अधिकार हो गया। और ईरान के आबादान क्षेत्र के अंदर विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी खोली जाती है, क्योंकि उस समय के विश्व के सारे उद्योग धंधे, मशीनरी, यहाँ तक कि सारे देशों की जो नौसेना थी,
वो तेल पर ही आधारित थी, क्योंकि पहले नौसेना का जो कार्य था, मतलब जहाज वगैरह जो चलाए जाते थे उसके लिए कोयले का उपयोग किया जाता था। लेकिन जैसे ही तेल की खोजी तो उसके बाद में कोयले को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जहाज़ों के अंदर तेल का उपयोग लिया जाने लगा, मतलब तेल एक ऊर्जा का प्रमुख संसाधन बन गया था। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि ईरान के अंदर पूरी तरह से अंग्रेजों का आर्थिक कब्जा हो गया था। लेकिन समय के साथ ही धीरे धीरे ईरान की जनता में असंतोष फैलने लगा, क्योंकि ईरान के लोग अब समझ चुके थे कि तेल हमारा, जमीन हमारी, और हमारी जमीन के कुओं से ही यहाँ से यूरोपीय लोग तेल निकालते हैं और यहाँ से पूरा तेल ले जाकर यूरोपीय देशों में बेच देते हैं। हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, हमें सिर्फ मिलती है हमारी मजदूरी। और ऐसे ही चलते चलते 1921 आ जाता है। 1921 के अंदर इस राजा की सेना में एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है रजा खान, जो पहलवी वंश से संबंधित था। उसने जनता को अपने भरोसे में लिया और 1925 में जाकर उसने ईरान में राजा का तख्ता पलट कर दिया और खुद राजा बन गया। और 1925 में नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है पहलवी वंश, और उसके राजा बनते हैं रजा खान पहलवी। और इस प्रकार कजार वंश का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों उस समय ईरान के अंदर संसद भी थी, लेकिन संसद नाम मात्र के लिए थी। जहाँ चुनाव भी होते हैं, चुनाव से सांसद भी चुने जाते हैं और प्रधानमंत्री भी बनता था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो रहता था ईरान में वो राजा का रहता था। रजा साहब पहलवी ईरान के आधुनिकीकरण में अपना कुछ योगदान देते हैं। रजा खान पहलवी इतना जरूर करते हैं कि ये ईरान के प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। जो पहले कजार वंश के राजा के समय 16% था, अब इसे बढ़ाकर 30% कर दिया गया। मतलब अब सारी जो ये ऑयल कंपनियां थी, ये सब के सब ईरान के लिए 30% प्रॉफिट का हिस्सा देंगी। बाद में दौर आता है द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ईरान की स्थिति बदलती है और रजा साहब पहलवी प्रेशर में आके ईरान में राजा की गद्दी को छोड़ देते हैं। और फिर रजा खान के बाद में उनके पुत्र राजा बनते हैं ईरान के, जिनका नाम था मोहम्मद रजा खान पहलवी। मतलब 1950 के आते आते ईरान के अंदर तेल का प्रश्न एक आर्थिक प्रश्न ही नहीं रह गया था, मतलब अब ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। क्योंकि ईरान की जनता जाग चुकी थी, उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थी। अब उन्हें ये पक्का हो गया था कि इन देशों ने हमारे देश पर आर्थिक कब्जा कर रखा है, हमारे सारे संसाधनों को ये विदेशी देश, जो पश्चिमी देश है, ये सारे हमारे देश को लूट रहे हैं। तो 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री बनते हैं मोहम्मद मोसादेक। मोहम्मद मोसादेक एक पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति थे, जो पेशे से वकील थे और एक देशभक्त नेता थे। कि मोसादेक ने सबसे पहले ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण किया। दोस्तों, राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है कि अब ईरान के अंदर से कोई भी कंपनी या कोई भी बाहरी व्यक्ति तेल नहीं निकाल सकता और न ही तेल का व्यापार कर सकता। मतलब अब संसद की अनुमति के बगैर ईरान के अंदर से कोई भी तेल का व्यापार नहीं कर सकता, न ही ईरान से तेल निकाल सकता था। इस प्रकार वो जनता के अंदर एक हीरो की तरह पहचाने गए। जैसे ही तेल का राष्ट्रीयकरण होता है तो सारी विदेशी कंपनियां यहाँ ईरान से आउट हो जाती हैं और अब सत्ता ईरान के खुद के हाथों में थी। और ईरानी जनता के अंदर मोहम्मद मोसादेक एक हीरो की तरह छा जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों से मुकाबला करने का सबसे पहले जो प्रयास किया था वो प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने किया था, जिन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण करके। और ब्रिटेन को मजबूरी में अपनी सारी ऑयल कंपनियों को ईरान से बाहर निकालना पड़ा। अब ईरान पर सिर्फ ईरान का अधिकार था। यहीं पर अमेरिका की एंट्री होती है। तो अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाते हैं। ब्रिटेन ने सारे विश्व के देशों पर दबाव बनाया और सभी से ये कहा कि कोई भी देश ईरान से तेल और गैस नहीं खरीदेगा। जब ईरान पर ये प्रतिबंध लगे तो विश्व के अधिकतर देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ऐसी कंडीशन में ईरान की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे सरकार के पास में पैसे की कमी होने लगती है, क्योंकि ईरान के अंदर तेल तो बहुत था और ईरानियों ने तेल को निकाल के भी रख लिया, लेकिन अब इसका खरीदार कोई नहीं था। जब खरीदारी कोई नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। ऐसी कंडीशन में जनता में गरीबी बढ़ती है और जब गरीबी बढ़ती है तो जनता भी आक्रोश में आती है। और यहीं से ब्रिटेन और अमेरिका को मोसादेक को हटाने का मौका मिल गया। इसके बाद में मोहम्मद मोसादेक को हटाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों की खुफिया एजेंसियां मिलकर एक ऑपरेशन चलाती हैं। उस ऑपरेशन का नाम था अजेक्स ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत ईरान की जनता को भड़काया जाता है। समाचार पत्रों में मोहम्मद मोसादेक के खिलाफ खबरें लिखी जाती हैं और जब किसी भी झूठ को बार बार बोला जाता है, आगे चलकर सत्य जैसा प्रतीत होता है। जब ये ऑपरेशन अजेक्स चल रहा था तो ईरान के जो राजा मोहम्मद रजा खान पहलवी थे वो देश छोड़कर भाग जाते हैं और इधर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट कर देते हैं और मोहम्मद मोसादेक को गिरफ्तार करके उसे जेल में बंद कर देते हैं। और जैसे ही मोसादेक को जेल में बंद किया जाता है, इधर अमेरिका दोबारा से मोहम्मद रजा साहब पहलवी को ईरान के अंदर लाते हैं और पूरी ताकत के साथ में मोहम्मद
रजा साहब पहलवी ईरान की सत्ता को दोबारा संभालते हैं और मोहम्मद रजा साहब पहलवी ईरान का एक तानाशाह बन गया था। वो अपनी मर्जी से चुनाव करवाता, नकली चुनाव करवाता और अपने पसंद के आदमी को प्रधानमंत्री चुनवा देता। मतलब पूरी तरह से ईरान की राजनीति के अंदर मोहम्मद रजा साहब पहलवी की ही चलती थी। वो एक तानाशाह बनकर उभरा ईरान के अंदर। 1953 से लेकर 1979 तक रजा साहब पहलवी के आतंक का काल रहा, तानाशाही का काल रहा। जनता के विद्रोह को, जनता की आवाज को बुरी तरह से दबाया गया। मोहम्मद रजा साहब पहलवी ने एक नई पुलिस का गठन किया, एक नई खुफिया पुलिस थी, उसका नाम था सवाक, जिसके द्वारा मोहम्मद रजा साहब पहलवी जासूसी करवाता और जहां भी लोग विद्रोह करते इसके खिलाफ उन्हें मरवा दिया जाता या बड़ी बेरहमी से उनके विद्रोह को कुचल दिया जाता था। ईरान का राजा बनते ही मोहम्मद रजा साहब पहलवी इतना शक्तिशाली हो गया कि अमेरिका का उसे पूरा समर्थन मिलने लगा। एक तरह से 1953 के बाद अमेरिका ने ईरान पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। अमेरिका ने साहब पहलवी को सुरक्षा की गारंटी दी, पैसा दिया, हथियार दिए और बदले में शाह ने उनके लिए तेल निकालने की खुली छूट दे दी। जो विदेशी तेल कंपनियां ईरान छोड़कर चली गई थी, अब वो सारी वापस आ गई थी, जिनमें ब्रिटेन और अमेरिका की बहुत सारी तेल कंपनियां थी। बस इतना था कि अब तेल के बदले ईरान को थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलने लगा था, लेकिन तेल पर नियंत्रण पूरी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन का ही था। अगर आप मोहम्मद रजा शाह के दौर का ईरान देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी यूरोपीय देश में आ गए हैं। और सबसे पहले शिया धर्मगुरुओं ने रजा साहब पहलवी का विरोध करना शुरू किया और इस आर्मिक लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के शिया समुदाय के धर्मगुरु अयातुल्लाह खुमैनी। क्योंकि अयातुल्लाह खुमैनी को लगता था कि पश्चिमी संस्कृति से उनके देश का धर्म और संस्कृति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। लेकिन जब अयातुल्लाह खुमैनी ने ज्यादा विरोध किया और ये बात साहब पहलवी तक पहुंची तो उसने अयातुल्लाह खुमैनी को देश से निर्वासित करवा दिया और आखिरकार मजबूरी में खुमैनी को देश छोड़ना पड़ा और उन्होंने काफी समय विदेश में निर्वासित जीवन जिया। मतलब मोहम्मद रजा साहब पहलवी की तानाशाही ने और उसकी खुफिया पुलिस सवाक ने लोगों के अंदर इतना डर बिठा दिया कि किसी भी आदमी की आवाज तक नहीं निकलती थी शाह के खिलाफ। लेकिन ऐसा चलता भी कितने दिन। 1978-79 के अंदर ईरान की जनता ने एक व्यापक विद्रोह कर दिया और सारी जनता सड़कों पर आ गई और पूरे ईरान में व्यापक जन आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनकारियों में केवल धार्मिक लोग ही नहीं थे, बल्कि धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी, राष्ट्रवादी, ईरान के सारे विद्यार्थी संगठन, व्यापारी जैसे सारे समूह शामिल थे। इन सभी का एक साझा लक्ष्य था कि मतलब कैसे भी करके शाह के शासन का अंत होना चाहिए। सभी लोग यही चाहते थे और अंततः फरवरी 1979 को राजा मोहम्मद रजा साहब पहलवी का तख्ता पलट दिया गया और ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। ये ईरान के अंदर होने वाली पहली इस्लामिक क्रांति थी और राजा साहब पहलवी को अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भागना पड़ा। इस प्रकार फरवरी 1979 में ईरान के अंदर पहली इस्लामिक क्रांति संपन्न हुई और जैसे ही क्रांति संपन्न होती है उसके बाद 1 फरवरी 1979 को अयातुल्लाह खुमैनी, जो पहले देश से निर्वासित कर दिए गए थे, शियाओं के धार्मिक नेता थे, शियाओं के धर्मगुरु थे, वो राजा के भागने के बाद में पहली बार ईरान आते हैं 15 साल के बाद में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अयातुल्लाह खुमैनी का ईरान की जनता ने इस प्रकार स्वागत किया था कि रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अयातुल्लाह खुमैनी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर 50 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो एयरपोर्ट से बाहर सड़कों पर किलोमीटर लंबी लाइन के अंदर थी। और आज तक दुनिया के अंदर इतनी भीड़ किसी भी राजनेता के लिए कभी इकट्ठी नहीं हुई थी। और इस प्रकार से ईरान के अंदर पहली इस्लामिक क्रांति संपन्न होती है और अयातुल्लाह खुमैनी पहले ईरान के सर्वोच्च लीडर बनते हैं और यह व्यवस्था ईरान के अंदर आज ही प्रचलित है। मतलब राजा का पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब ईरान के अंदर एक संसद होती थी और संसद के बाद में दूसरा भाग, जिसके अंदर कुछ लोगों की एक कमेटी थी, कमेटी के रूप में थी, मतलब लोगों का समूह था जिसके अंदर धार्मिक लोग, इंटेलेक्चुअल लोग शामिल किए जाते थे और उनके ऊपर एक मुखिया होता था जिसे सर्वोच्च लीडर कहते थे। जैसे ही इस्लामिक क्रांति संपन्न होती है उसके बाद ईरान की सारी जनता अमेरिका के खिलाफ बेहद गुस्से में थी और इस गुस्से को परवान पर तब चढ़ा दिया गया जब अमेरिका ने मोहम्मद रजा साहब पहलवी को अपने देश के अंदर शरण दे दी थी। मतलब होता क्या है कि मोहम्मद रजा साहब पहलवी इस क्रांति के दौरान भाग के मिस्र पहुंच जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये कैंसर रोग से ग्रसित था, इसलिए मोहम्मद रजा साहब पहलवी अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका जाते हैं और अमेरिका इन्हें शरण दे देता है। तो जब अमेरिका उसे शरण देता है तो उसके बाद में ईरान के अंदर इसका पुरजोर विरोध किया जाता है और ईरानी लोग, ईरानी सरकार रजा साहब पहलवी की मांग करती है अमेरिका सरकार से कि रजा साहब पहलवी को हमें सौंप दीजिए। लेकिन अमेरिका की सरकार अपने यहाँ शरण लिए हुए किसी आदमी को छोड़ती नहीं है, तो उन्होंने मोहम्मद रजा साहब पहलवी को ईरान को वापस नहीं दिया।
अमेरिकी सरकार का कहना था कि मोहम्मद रजा साहब पहलवी कैंसर रोग से ग्रसित हैं, वो अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका आए हैं। लेकिन ईरान की जनता अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कहीं ऐसा नहीं हो कि रजा साहब पहलवी को दोबारा अमेरिका ईरान के अंदर लाए और दोबारा से राजा बना दे। तो लोगों में ये डर भी था, इसलिए ईरान की जनता अमेरिका से मोहम्मद रजा साहब पहलवी की मांग कर रही थी। जब अमेरिका ने मोहम्मद रजा साहब पहलवी को देने से मना कर दिया, तो इस क्रांति के 7-8 महीने बाद, मतलब नवंबर 1979 के अंदर ईरान के अंदर एक धार्मिक विद्यार्थी संगठन था। उस धार्मिक विद्यार्थी संगठन ने अमेरिकी राजदूत कार्यालय पर हमला कर दिया। आपको पता होगा कि हर देश के अंदर सभी देशों के दूतावास होते हैं। इसी प्रकार ईरान के अंदर भी अमेरिका का दूतावास था, जहां पर अमेरिकी कर्मचारी काम करते थे। तो ईरान के जो धार्मिक विद्यार्थी संगठन के छात्र थे, उन्होंने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया और वहां से 62 अमेरिकी लोगों को बंधक बना लिया और बंधक बना के विदेश मंत्रालय के भवन के अंदर बंद कर दिया। अमेरिका ने खूब प्रयास किया उनको छुड़वाने के लिए, लेकिन ईरान ने ये शर्त रख दी कि जब तक आप रजा साहब पहलवी को नहीं छोड़ोगे, तब तक हम इन बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वैश्विक स्तर के दबाव की वजह से कई बुजुर्ग और कई परिस्थितिवश 12-13 लोगों को छोड़ना पड़ा और अंतिम तौर पर 52 लोगों को तो ईरान ने बंधक बनाए रखा। जब अमेरिका ने रजा साहब पहलवी को ईरान को देने से इनकार कर दिया, तो ईरान के सर्वोच्च लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने भी छात्रों का समर्थन कर दिया और 52 बंधकों को बंधक बनाने की जो घटना थी उसको जायज ठहरा दिया। ऐसी कंडीशन में ईरान और अमेरिका के बीच में तलवार और ज्यादा खिंच गई। अमेरिका ने अपने खूब सारे प्रयास किए अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए, लेकिन ईरान नहीं माना और 1980 के आते आते अमेरिका ने ईरान के साथ में अपने सारे राजनीतिक और राजनयिक संबंध तोड़ लिए, मतलब अपने दूतावास को पूरी तरह से ईरान के अंदर खत्म कर लिया। और उसके बाद अमेरिका ने एक सैन्य ऑपरेशन के द्वारा अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका सोचने लगा कि अब हम एक जमीनी स्तर पर एक सैन्य ऑपरेशन करेंगे और अपने बंधकों को ईरान से छुड़वाएंगे। दोस्तों, उस समय पर अमेरिका में जिमी कार्टर राष्ट्रपति हुआ करते थे और जिमी कार्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था इस चीज का, क्योंकि अमेरिकी जनता जिमी कार्टर को लेटर लिख लिख कर दे रही थी कि आप हमारे बंधकों को कब छुड़वाएंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस ईरान से अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक व्यापक रूप से सैन्य ऑपरेशन की योजना बनाता है। इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ईगल क्लॉ और इस ऑपरेशन के अंदर योजना बनाई जाती है कि सबसे पहले हम हमारे कमांडो अपने बेस पर भेजेंगे, क्योंकि उस समय पर ईरान के नीचे आप देखोगे सऊदी अरब है और सऊदी अरब के पास में दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहां पर ओमान देश है। ओमान देश के अंदर अमेरिका का सैन्य बेस हुआ करता था और आज भी है। और उस समय पर इसका ये यूएसएस निमिट्ज अरब सागर के अंदर था। निमिट्ज क्या था? निमिट्ज मैं आपको बता देता हूँ, ये एक युद्धपोत होता है, मालवाहक युद्धपोत, जहाँ पर हवाई जहाज आते हैं और वहां से उड़ते हैं, जहाँ पर हवाई जहाज लैंड करते हैं और वहीं से उड़ते हैं। आपने देखा होगा मूवी के अंदर, जिसमें एक बहुत बड़ा युद्धपोत होता है जो समुद्र के अंदर चलता रहता है, उसी के ऊपर हवाई जहाज आकर उतरते हैं और वहीं से फिर उड़ान भरते हैं। तो अमेरिका ऑपरेशन ईगल क्लॉ की जो विस्तृत योजना बनाता है, उस योजना के अनुसार ये था कि हमारे सैनिक अपने ओमान के बेस से और युद्धपोत से उड़ान भरेंगे, जिसके अंदर ओमान के बेस से 6 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे और जो युद्धपोत था वहां से 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। अब समय आता है इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का समय। ऑपरेशन की योजना के अनुसार इस ऑपरेशन में शामिल सभी सैनिकों को 2 दलों में बांटा गया और ये दोनों दल अलग अलग जगह से उड़ान भरने वाले थे। पहले दल के पास में 6 एयरक्राफ्ट थे और दूसरे दल के पास में 8 हेलीकॉप्टर थे। पहले दल के पास जो 6 एयरक्राफ्ट थे उनमें 3 में डेल्टा फोर्स के जवान थे और 3 एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरा हुआ था, ताकि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट में ईंधन भर सकें। योजना के अनुसार पहला दल ओमान के अमेरिकी सैन्य बेस से 6 एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरता है और ऑपरेशन का दूसरा दल जो 8 हेलीकॉप्टर के साथ थे, ये अरब सागर में तैर रहे एक युद्धपोत से उड़ान भरते हैं। इन दोनों दलों में उड़ान भरने के बीच लगभग आधा से 1 घंटे का गैप रहता है। ये 24 तारीख को शाम को 6 बजे पहला दल उड़ान भरता है और लगभग 7 बजे दूसरा दल उड़ान भरता है। योजना के अनुसार सबसे पहले 6 एयरक्राफ्ट में से पहला एयरक्राफ्ट ईरान के रेगिस्तान में उतरता है। जहां पर यह एयरक्राफ्ट उतरता है उस जगह को डेजर्ट 1 नाम दिया गया। उस जगह का यह कोड नेम था। 6 एयरक्राफ्ट को एक साथ तो इसलिए नहीं उतारा क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि दुश्मन सेना पहले से ही तैयार हो, उन्हें ऑपरेशन की भनक लग गई हो, इसलिए सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट को डेजर्ट 1 में उतारा गया। दोस्तों, यहाँ पहला एयरक्राफ्ट उतरने के बाद ही दिक्कतें शुरू हो गई थी। योजना के अनुसार CIA की टीम पहले से ही ईरान में रहकर जानकारी जुटा रही थी। उसका काम था
दूतावास और बंधकों की स्थिति को समझना और तेहरान में वाहनों की व्यवस्था करना, ताकि असॉल्ट टीम शहर के भीतर आगे बढ़कर अपने कार्य को अंजाम दे सके। सबसे पहले जो दूसरे दल के 8 हेलीकॉप्टर उड़कर आ रहे थे, उनमें से 2 हेलीकॉप्टर रास्ते में खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ता है। अब उनके पास सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर बचे थे। अंततः डेजर्ट 1 पर 6 हेलीकॉप्टर पहुंचे। इस प्रकार डेजर्ट 1 पर अब तक 6 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद जैसे ही वहां 5-6 हेलीकॉप्टर उतरे, उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर के अंदर हाइड्रोलिक समस्या आ जाती है। इसके कारण अब प्रभावी रूप से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 5 हेलीकॉप्टर और 6 एयरक्राफ्ट बचे थे, और योजना के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर तो चाहिए ही थे। इसी समय जब ये विमान डेजर्ट 1 पर उतर रहे थे एक एक करके, तभी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उस डेजर्ट 1 के बीच में से एक सड़क जा रही थी। तभी सड़क पर एक ईरानी बस आती हुई दिखी। सैनिकों ने उस बस को रोका और उसके अंदर 40 से 45 जो यात्री थे उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और सबको बंधक बना के एक एयरक्राफ्ट के अंदर बंद कर दिया। बस के बाद फिर दूसरी समस्या आ गई। थोड़ी देर बाद देखा सैनिकों ने कि सामने से सड़क पर एक टैंकर आ रहा है जिसके अंदर ईंधन भरा हुआ था। जब सैनिकों ने उसे टैंकर को रोकने की कोशिश की तो वे डर की वजह से नहीं रोका। उसने देखा कि बस भी मेरे सामने से आई थी, बस को इन्होंने रोका हुआ है, तो वो डर की वजह से अपने टैंकर को भगा कर ले गया। जब वह टैंकर नहीं रुका तो अमेरिकी सैनिकों ने उसे रॉकेट से उड़ा दिया। इससे बहुत भयंकर आग लगी और तेज रोशनी हुई जो दूर दूर तक दिखी। इस घटना ने तो मिशन की गोपनीयता को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया था। बल्कि आगे मिशन की ये योजना थी कि इन्हें यहाँ डेजर्ट 1 से रात को ही डेजर्ट 2 नामक एक दूसरे स्थान पर जाना था। वहां पर 25 अप्रैल 1980 को ये पूरे दिन वहां पर छिपकर रहते। उसके बाद में 25 तारीख की रात को ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देते। क्योंकि वहाँ CIA की टीम पहले से ही विद्वान थी, वो इन्हें बस, ट्रक वगैरह कोई भी साधन उपलब्ध कराती जिसमें कमांडो बैठ कर जाते और तेहरान में जाके विदेश मंत्रालय के भवन से बंधकों को छुड़ा कर लाते। ये इनका पूरा मिशन था। लेकिन मिशन पहले ही फेल होने की कगार पर पहुंच गया। अंत में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मिशन को अबॉर्ट करने की अनुमति दे दी। और सबसे बड़ी दुर्घटना अब होती है जब मिशन रद्द होने के बाद में अमेरिकी बल वापसी की तैयारी कर रहा था। तभी इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर को इन्हें मोड़ना था, मतलब रिवर्स करना था। लेकिन रेगिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर की वजह से बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगी, जिसकी वजह से देखने में कमी आई, जिसके कारण एक हेलीकॉप्टर एक ईंधन से भरे एयरक्राफ्ट से टकरा गया। जो ये अपने साथ लाए थे उस एयरक्राफ्ट से ये विमान टकरा जाता है, जिसकी वजह से इस टक्कर के बाद में बहुत भयानक विस्फोट होता है और आग लगती है, जिसके अंदर 8 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, जिनमें 5 एयरफोर्स के थे और 3 मरीन कमांडो थे, और कई सैनिक घायल होते हैं। इस बड़ी दुर्घटना के बाद में सैनिकों को ऑपरेशन की गोपनीयता पूरी तरह से भंग होने का खतरा पूरी तरह से आभास हो जाता है। और ये जल्दबाजी में दुर्घटना होने के बाद में अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर इन्हें वहीं छोड़ने पड़ते हैं। कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करने की इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो सब कुछ पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाए। और मिशन के अंदर सारे सैनिक वहां से उड़ान भरकर ईरान से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब ईरानी सेना को इस ऑपरेशन के बारे में पता चलता है तो ये डेजर्ट 1 पर पहुंचते हैं। और वहां जब देखते हैं तो इन्हें कई हेलीकॉप्टर ऐसे ही रखे हुए वहां मिले और बहुत सारी सामग्री इनके हाथ लगी। इस ऑपरेशन की विफलता ने अमेरिकी सैन्य ढांचे की कई कमजोरियों को उजागर किया। इस ऑपरेशन की विफलता ने राष्ट्रपति जिमी कार्टर की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और 1980 के चुनावों में जिमी कार्टर हार जाते हैं और रोनाल्ड रीगन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं। इस ऑपरेशन की विफलता ने अमेरिका को सेना में बहुत बड़े बदलावों के लिए तैयार किया और इसी प्रक्रिया में आगे चलकर अमेरिका ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस प्रणाली में कई सारे सुधार किए। ऑपरेशन ईगल क्लॉ की विफलता के बाद ईरान ने भी बंधकों को अब अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग जेलों में बंद कर दिया, ताकि अमेरिका कोई दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सके, और करे भी तो उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े। लेकिन बाद में 20 जनवरी 1981 को जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं तो उसी दिन 444 दिन के बाद इन 52 बंधकों को रिहा किया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन ईगल क्लॉ के फेल होने के बाद भी अमेरिका और ईरान के रिश्ते सामान्य नहीं हुए, बल्कि और ज्यादा कड़वे हो गए। इसके बाद 1980 के दशक में एक और बड़ा मोड़ जब आया, जब ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी अमेरिका ने सीधे ईरान का साथ नहीं देकर इराक का साथ दिया, जिससे ईरान की यह धारणा और ज्यादा मजबूत हुई कि अमेरिकी कभी भी उनका सपोर्ट नहीं कर सकते।
और अमेरिका हमेशा उसका विरोधी रहेगा। बाद के दशकों में भी अमेरिका ने ईरान पर लगातार कई तरह के आर्थिक और सुरक्षा आधारित दबाव बनाए और 1984 में अमेरिका ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की सूची में रख दिया। ईरान अमेरिका विवाद का सबसे बड़ा जो स्तंभ था वह था परमाणु कार्यक्रम। 1950 से लेकर 70 के दशक में ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से ही शुरू हुआ था, लेकिन 1979 की क्रांति के बाद यही परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए अविश्वास का स्रोत बन गया। अब अमेरिका को ईरान के ऊपर भरोसा नहीं रहा और अमेरिका को लगने लगा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम को काफी हद तक बढ़ा सकता है और परमाणु हथियार प्राप्त कर सकता है। ऐसी कंडीशन में सभी पश्चिमी देशों को ईरान के ऊपर संदेह होने लगा। हालांकि ईरान हमेशा यही कहता आया है कि उसका यह परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके के लिए है, मतलब वह सिर्फ परमाणु संवर्धन, बिजली वगैरह प्राप्त करने के लिए कर रहा है। मतलब ईरान यूरेनियम का संवर्धन 4 से 5% ही करेगा। आपको बता दूं कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का संवर्धन लगभग 90 से 95% जरूरी है। आपने यूरेनियम एनरिचमेंट शब्द सुना होगा, इसका मतलब है यूरेनियम संवर्धन, मतलब यूरेनियम 235 की क्षमता को परमाणु बम के लेवल तक बढ़ाना। उसके लिए यूरेनियम को 90 से लेकर 95% तक संवर्धित करना पड़ेगा, तब जाकर परमाणु बम बनाया जा सकता है। और अमेरिका को हमेशा यही डर रहता कि ईरान कहीं परमाणु बम नहीं बना ले। आगे चलकर 2015 में जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया और इस समझौते में यह भी कहा गया कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को हमेशा कम रखेगा और यूरेनियम के भंडार भी सीमित रखेगा और उनकी समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारी जांच करते रहेंगे। मतलब ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के देखरेख में, निगरानी के अंदर ही अपने यूरेनियम संवर्धन के काम को आगे बढ़ाएगा। जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बराक ओबामा के समझौते को बेकार बताते हुए अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाल लिया और ईरान पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि ईरान को अगर इसी प्रकार आर्थिक राहत मिलती रही तो ये अपने सहयोगी गुटों के साथ में, हिजबुल्लाह, हूती वगैरह, इनके साथ में और ज्यादा मजबूत होगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को परमाणु बम बनाने की स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए जैसे ही अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो 2019 के बाद ईरान ने अपने परमाणु संवर्धन का स्तर और परमाणु भंडार दोनों की क्षमताओं को बढ़ा लिया। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का यह मानना था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत ज्यादा करीब है। मतलब ईरान ने लगभग 60% तक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। ईरान के साथ अगर हम इजराइल की भूमिका को समझें तो हम ये देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल के बीच शुरू से ही बहुत पुराना और गहरा राजनीतिक रिश्ता रहा है। अमेरिका इजराइल को लंबे समय से भारी सैन्य सहायता देता रहा है। अमेरिका ने लंबे समय से इजराइल के लिए खूब सारा पैसा दिया और बहुत सारी सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई, जिसके अंदर कई तरह के अत्याधुनिक हथियार अमेरिका ने इजराइल को दिए। दूसरी ओर ईरान इजराइल को एक वैध राज्य के रूप में नहीं मानता था, मतलब ईरान ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी। इसी बीच में इजराइल और अमेरिका की दोस्ती ज्यादा मजबूत होती रही और इजराइल को हमेशा ईरान से खतरा महसूस होता रहा, क्योंकि ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और मध्य पूर्व में कई समूहों का समर्थन करता है। 2020 में अमेरिकी हमले में ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी की मौत से और ज्यादा तनाव बढ़ गया। इसके बाद 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधे हमले हुए, जिससे हालत और ज्यादा गंभीर बन गई। 2025-26 आते आते परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय संघर्ष और आपसी अविश्वास इतना बढ़ गया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दबाव और सैन्य कार्रवाई और ज्यादा बढ़ा दी। ईरान ने भी इसके जवाब में जवाबी हमले करना शुरू कर दिया। 2026 में स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण रही और युद्ध जैसे हालात बन गए। ये युद्ध के हालात आज भी बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी की हत्या कर दी थी, जिससे ईरान और ज्यादा गुस्से में आ गया और लगातार ईरान की तरफ से हमले किए गए और उधर इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमले किए। लेकिन बीच में कई युद्ध विराम की कोशिशें भी हुई, जिसमें पाकिस्तान ने इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, लेकिन यहाँ भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। इस पूरी कहानी में हमें यह समझ में आता है कि एक असफल ऑपरेशन से शुरू हुआ अविश्वास धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में बदल गया, जिसमें परमाणु शक्ति, राजनीति और सुरक्षा तीनों जुड़े हुए हैं। और आज भी यही कारण है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और आज भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है।
दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आगे और अच्छे वीडियो आपके लिए ला पाएँ। धन्यवाद।